हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने 2 प्रीवियसली लेक्चर कवर किए हुए हैं टॉटोमेरिज्म में। आई थिंक आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देखिए उनको। वहाँ पे हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स जितने भी नीट में आ सकते हैं, जितने भी जेई मेंस वगैरह तक में जो एग्जांपल्स आ सकते हैं वो हमने कवर किए हुए हैं वहाँ पर। मोर ओवर हमने वहाँ पे डिफरेंट इनॉल कंटेंट के बारे में बात करी हुई है, जहाँ पे अगर एक CW100O ग्रुप जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पे क्या होंगे, जहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन के केसेस है, जहाँ पे 2 CW100O ग्रुप आते हैं वहाँ पे इनॉल कंटेंट कैसा रहता है। तो मल्टीपल एग्जांपल्स हमने लिए हैं जहाँ पर इनॉल कंटेंट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज का लेक्चर में अपन कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, थोड़े से कुछ और 1-2 बातें इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, सॉल्वेंट का रोल समझ लेते हैं, सो दैट हमारा एक टॉपिक फिनिश होगा टॉटोमेरिज्म का। आई थिंक सब लोगों को समझ आ रहा होगा। तो अगर कोई भी डाउट फील होता है आपको या कोई भी लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़रूर आपकी क्वेरी को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स पे और बात कर लेते हैं, जो एग्जांपल्स बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स हुआ करते हैं कीटो इनॉल में। जैसे सपोज करिए 1-2 एग्जांपल्स होते हैं, जैसे डाई कीटो के एग्जांपल्स हुआ करते हैं ना। 1-2 एग्जांपल्स किसके हैं, जैसे डाई कीटो के एग्जांपल्स हुआ करते हैं। डाई कीटो के 2 केस बन सकते हैं बेटा। एक तो हो सकता है डाई कीटो किस में हो सकते हैं, ओपन चेन में हो सकते हैं, है ना। एक तो डाई कीटो कैसे हो सकते हैं, ओपन चेन में। और एक डाई कीटो कैसे हो सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में हो सकते हैं। एक डाई कीटो हो सकते हैं साइक्लिक फॉर्म में और एक डाई कीटो हो सकते हैं आपके ओपन चेन में। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, जब अपन कोई भी कंपाउंड ऐसे करके लिखते हैं CH3CW100O सिंगल बॉन्ड CW100O CH3, तो ये कंपाउंड हो गए हमारे पास में डाई कीटो कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर 2, इधर भी ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ लोन पेयर 2। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों ऑक्सीजन्स के बीच में क्या होते हैं, लोन पेयर के रिपल्शंस हुआ करते हैं ना। दोनों ऑक्सीजन्स के बीच क्या होते हैं, लोन पेयर के रिपल्शंस होते हैं बेटा। तो इन रिपल्शंस की वजह से 2 ऑक्सीजन नियर बाई हैं, इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली इनको इनॉल में कन्वर्ट होना चाहिए। बट आपने एक चीज़ ज़रूर थोड़ी सी पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो आपको बता देता हूँ कि जैसे सिग्मा बॉन्ड एक अगर होता है, इधर सपोज करिए कोई भी ग्रुप लगा हुआ है CH3, इधर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है CH3, अगर बीच में सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल होता है। जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शंस याद करिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। ये जैसे सपोज करिए 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, दोनों ग्रुप सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से कनेक्टेड है। अगर इन दोनों ग्रुप्स में रिपल्शन हो रहा है तो क्या होगा कि सिग्मा बॉन्ड ऐसे रोटेट होता है और ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं। जब ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे तो इनके बीच के जो रिपल्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा ही केस यहाँ पर होता है, ये ऐसे रोटेट हो जाते हैं बॉन्ड हमेशा। सिग्मा बॉन्ड जो होता है उनमें रोटेशन अलाउड होता है, डबल बॉन्ड में रोटेशन अलाउड नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, इनके बीच में है सिग्मा बॉन्ड। और अगर सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड के केसेस में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के केसेस में जो रोटेशन होता है इनके बीच में वो कैसा होता है, अलाउड होता है भाई। रोटेशन इनके बीच में हो सकता है। रिंग के केसेस में या फिर डबल बॉन्ड के केसेस में रोटेशन अलाउड नहीं होते। तो इनमें जब रोटेशन होगा, जब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, सपोज करिए जब ये बॉन्ड ऐसे करके रोटेट हो जाएगा, जब ये बॉन्ड घूम जाएगा तो जो पता है कंडीशन बनेगी वो कैसे बनेगी, वो कुछ ऐसा केस बन जाएगा CH3 CW100O, इधर हो गया CW100O और सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। तो अब जो है ऑक्सीजन इस पे 2 लोन पेयर, इस पे 2 लोन पेयर, तो ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के कैसे हो गए, एंटी पोजीशंस पर हो गए। ये लोन पेयर जो है दोनों के, या जो दोनों CW बॉन्डेड है वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे हो गए। एंटी पोजीशन पे हो गए तो इनके बीच में जो रिपल्शंस होंगे, वो कैसे हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। रिपल्शंस मिनिमम हो गए होंगे इनके केसेस में। अगर रिपल्शंस मिनिमम हो गए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसे बन गए होंगे, दे बिकम स्टेबल, ये स्टेबल बन गए होंगे। तो क्या इस फॉर्म को कीटो में कन्वर्ट होने की ज़रूरत पड़ी, या सपोज करिए क्या इसको इनॉल में कन्वर्ट होने की ज़रूरत पड़ी, नहीं। जैसे सपोज करिए कीटो तो खुद ही है ये,
अगर मैं इसका इनॉल बनाता भी हूँ तो मैंने नॉर्मली क्या बोला था, नॉर्मली कीटो और इनॉल में ग्रेटर कौन किसका परसेंटेज रहता है, हमेशा कीटो का। तो यहाँ पे कीटो ही बेटा आपको कैसा मिलेगा, 99.9% कीटो। इनॉल जो फॉर्म बनेगा इसका 0.1% समथिंग। समझ आ गई बात? आई थिंक बात क्लियर होगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड था, रोटेशन अलाउड थे, दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो वहाँ पर कोई भी खास दिक्कत वाली बात नहीं आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें फर्दर, तो बात कर लेते हैं हम कि अगर यही होता साइक्लिक फॉर्म में, है ना, अगर यही चीज़ साइक्लिक फॉर्म में होती, लेट से कोई एग्जांपल मान लेते हैं अपन, ये चीज़ साइक्लिक डाइकीटो, दिस इज साइक्लिक डाइकीटो। अगर ये साइक्लिक डाइकीटो होते तो जरा सोच के देखिए कि जो रोटेशन हमने वहाँ पे करे थे, क्या वो रोटेशन यहाँ पॉसिबल है इस तरीके से? क्या ये बॉन्ड रोटेट हो सकता है? नहीं, रिंग है ना, अगर ये रिंग बनी हुई है, रोटेशन करोगे बॉन्ड टूट जाएगा, रिंग टूट जाएगी। तो यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं होते, है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रोटेशंस आर नॉट अलाउड, रोटेशंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ रोटेशंस अलाउड नहीं होते। अगर रोटेशंस यहाँ अलाउड नहीं है तो इनके बीच में रिपल्शंस कैसे रहेंगे, मैक्सिमम। अगर रोटेशन अलाउड नहीं है तो दोनों ऑक्सीजन जो है वो सेम साइड में है, तो रिपल्शन इनके बीच में कैसे होंगे, मैक्सिमम। अगर इनके बीच रिपल्शन मैक्सिमम हुए तो इनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, मिनिमम। अगर रिपल्शंस मैक्सिमम है तो इनके बीच की जो स्टेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, मिनिमम स्टेबिलिटी होगी। और अगर ये स्टेबिलिटी मिनिमम है तो इनको जो है कन्वर्ट होना पड़ेगा इनॉल फॉर्म में। बात समझ आई? तो अगर मैं उस स्ट्रक्चर को दोबारा से बना लेता हूँ, 1 2 3 आप कर दीजिए, वहाँ पर 1 2 3 से आप इनॉल बना लीजिए, तो कहीं से भी बना सकते हैं। सपोज ये 1 एटम है, ये 2 एटम है, ये है थर्ड एटम। थर्ड एटम पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इधर कर दीजिए, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर कर दीजिए। देखिए इसका जब इनॉल अपन बनाएंगे तो वो इनॉल कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा। ये क्या बनेगा आपके पास में, OH बनेगा, ये डबली बॉन्डेड O रहा, और 2 और 3 के बीच में डबल आ जाता है। मोर ओवर एक एडवांटेज मिला। एडवांटेज क्या मिल गया इसमें, डबल सिंगल डबल का रेजोनेंस, मोर ओवर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, IMHB, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिली। और क्या मिल गया इसमें, डबल सिंगल डबल का क्या मिल गया, रेजोनेंस मिल गया। तो यहाँ तो भाई साहब आपके मजे आ गए। तो यहाँ पे तो फिर आपका इनॉल फॉर्म ही ग्रेटर बनेगा। अगर यहाँ देखें तो इनॉल फॉर्म जो बनता है वो 99.9% बनता है, जबकि कीटो फॉर्म इसका जो मिलेगा वो आपको 0.1% मिलेगा। तो मेरी बात एकदम क्लियर हो गई होगी आपको कि ओपन की केसेस में अगर हम बात करते हैं, रोटेशन अलाउड होते हैं, दोनों ऑक्सीजन आपके एक दूसरे के अपोजिट पहुँच गए तो वहाँ पर कोई रिपल्शंस नहीं है वहाँ पर, तो दे आर स्टेबल। और अगर साइक्लिक फॉर्म में है दोनों की कंडीशंस, तो रिपल्शंस अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर फिर उसको इनॉल बनाना ही एक अल्टरनेट वे है उसके पास में। बात समझ आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट इसमें फर्दर और एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। और अगर बातें के बारे में डिस्कशन कर लें तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स और ले लेता हूँ। एक बात का ज़रूर दिमाग में रख लेना कि अगर रिंग का फॉर्म है तो रिंग में एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहिए। बिकॉज आपको एक बात पता होगा कि अगर कहीं पे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं तो दे आर द हाईली स्टेबल कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक जो होते हैं वो मिड में हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी नहीं है। द मोस्ट अनस्टेबल वन आर एंटी एरोमेटिक, है ना। जो मोस्ट अनस्टेबल होते हैं वो कैसे हैं, एंटी एरोमेटिक। तो कहीं पे भी अगर आपके बेस केस में ऐसा कुछ आ रहा है कि एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो फिर वो नहीं बनेगा, इनॉल नहीं बनाएगा वो। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें डिस्कशन करिए, कहाँ पर है इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर डिस्कशन करें तो मान लेते हैं कोई ऐसा कंपाउंड है डब्ल्यू बॉन्डेड O, देखने में ऐसा लगता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, H और H, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, H और H। 1 नंबर ऑक्सीजन एटम, 2 नंबर दिस वन, 3 नंबर दिस वन। इधर 1 नंबर ऑक्सीजन एटम, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। H की शिफ्टिंग इधर करा दीजिए, बॉन्ड की शिफ्टिंग अपोजिट डायरेक्शंस में। इधर से आप देखेंगे तो H की शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पर, बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पर, ठीक है। तो जो फॉर्म बनेगी वो कुछ कैसी बनेगी, यहाँ पर क्या आ चुका होगा OH, 2 3 के बीच में बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो चुका होगा OH, 2 3 के बीच में बॉन्ड। अब जरा इस स्ट्रक्चर को एक बार समझने की कोशिश करिए। ये स्ट्रक्चर जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम,
4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होते हैं दे आर एंटी एरोमेटिक सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आर व्हाट? एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हाईली अनस्टेबल। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर का सोचें कि इनॉल फॉर्म बनेगा तो नहीं, इनॉल फॉर्म अप्रॉक्स 0%, ये 100% है, कीटो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके अच्छे एग्जांपल्स हैं। जैसे एरोमेटिक के केस कहाँ बनते हैं, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में याद करिए, मैं फिर भी एक बार रिकॉल करा देता हूँ चीज़ों को। एंटी एरोमेटिक वो एरोमेटिक के केसेस कुछ ऐसे बनेंगे, सपोज करिए ये है, इसका अगर आप इनॉल फॉर्म बनाते हैं तो इसका इनॉल फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज फिनॉल। ये नेचर में कैसे है? रिंग एरोमेटिक, और एरोमेटिक आर हाईली स्टेबल, दैट्स वाई इनके जो इनॉल बनते थे वो लगभग 100% थे और कीटो फॉर्म इनकी लगभग 0% के ही बराबर थे। आई होप बात क्लियर है। चलें आगे। तो यहाँ तक आप नोट भी करते चलिएगा चीज़ों को, ठीक है? आप नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। ये स्पेशली मेरी कोशिश ऐसी है, देखिए जो बहुत सारी अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी वो तो ब्लेस्ड हैं ही लोग, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और स्पेशली हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये कहते हैं ना कि बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पाती है। मैं लगभग 8-9 ईयर्स से एजुकेशन फील्ड में हूँ मैं, और 8-9 साल में मैंने ये देखा है कि जो लोग कोचिंग में पढ़ते हैं वो परसेंटेज बहुत छोटा परसेंटेज है, उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिनको शायद कहते हैं ना कि एक बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पाती है। नंबर ऑफ़ आप स्कूल में देखिए टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छी जगह पे तो अच्छे लोग होते ही हैं, बट बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे 11th 12th की बेसिक्स, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उनकी मैथ है, उनका बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते उनके। वो स्टूडेंट्स 1 बार 2 बार कोचिंग कर लेते हैं, उसके बावजूद भी उनका फंडामेंटल्स वीक रहते हैं, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स वीक रह जाते हैं, वो थोड़े से पीछे, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसमें उनका वो दोष कुछ भी नहीं है, दोष तो एक सिस्टम का दोष है ना। अगर वो एक कहते हैं ना कि किसी भी अच्छी सोसाइटी की पहचान है वहाँ बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, 2 चीज़ें अगर वहाँ पे मिलनी चाहिए, हर पर्सन को मिलनी चाहिए, क्योंकि राइट है, बेसिक राइट पे आ जाते हैं ना। अगर एजुकेशन भी नहीं मिलेगी किसी को तो फिर तो कहने ही क्या। तो एजुकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम रहती है। तो मेरा मोटिव उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है कि जो लोग स्टूडेंट्स के पास कुछ भी नहीं है तो वो ज़रूर यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ज़रूर मेरी हेल्प ले सकते हैं। आई वुड लाइक टू हेल्प, और जो मेरे से बन पड़ेगा अपन वो ज़रूर हेल्प करेंगे किसी की भी, है ना। कभी भी आप मुझे बताइए कि कोई प्रॉब्लम अगर है और वहाँ पे अगर हम कुछ कर सकते हैं हेल्प, तो ज़रूर कोशिश करेंगे उस हेल्प की, ठीक है। बट अल्टीमेट खुद का एम बहुत ऊंचा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद का एम कुछ है नहीं और हेल्प कर दीजिए सर, हेल्प कर दीजिए, ये एक बेकार चीज़ हो जाती है फिर, है ना। कोई भी बंदा आपकी हेल्प तब करेगा जब उसको लगेगा कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है और आप बहुत अच्छी जगह पे जा सकते हैं, तो फिर आपकी कुछ हेल्प होगी। चाणक्य को जब चंद्रगुप्त मौर्य मिले थे तो ऐसा नहीं था कि उनको उससे पहले कोई मिला नहीं होगा, है ना, या उससे पहले उन्होंने कभी कोई स्टूडेंट उनको नहीं मिला होगा, कोई शिष्य उनको नहीं मिला होगा। बट जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा तो उनको लगा कि पोटेंशियल बहुत है और अगर मैं इसको कुछ करूं तो ये शायद अमेजिंग निकलेगा ये बंदा। तब उन्होंने उसके ऊपर मेहनत करी। तो जब एक गुरु मेहनत करने पे आता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बशर्ते वो शिष्य उस चीज़ को क्या करे, एडप्ट करे, बेटर परफॉर्म करे, सिंपल, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स पे जब अपन बात कर लेते हैं तो जैसे 1-2 एग्जांपल और हैं, फिर अपन फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। मान के चलिए डब्ल्यू बॉन्डेड O 1 एटम 2 एटम, ये इधर 3, कैसा एटम दिखा, sp2, इधर भी चले sp2, इधर भी चले sp2, ये भी चले sp2। तो फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ टोटोमेरिज्म में कि टोटोमेरिज्म शो करने के लिए जो थर्ड एटम होना चाहिए दैट शुड बी sp3। तभी वहाँ से एक H निकलेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, रिवर्ट बैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल पे और बात कर लेते हैं जहाँ पे चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे सपोज करिए C=OH है, कहीं पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ये इसके पास में कार्बन है अल्फ़ा, इससे जुड़ा हुआ एक H और जुड़ा हुआ है इससे 2 कोई भी बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं। सपोज करिए फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, PH है ना। जो बेंजीन रिंग होती है उसी को फिनाइल रिंग भी बोलते हैं, 6 मेंबर्ड की रिंग होती है, डबल सिंगल डबल होता है।
तो बेसिकली ये क्या जुड़ा हुआ है इससे, C6H5 जुड़ा हुआ है इससे, C6H5 जुड़ा हुआ, ठीक है। तो C6H5 इससे जुड़ा हुआ है, ये है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये है बेसिकली sp3 कार्बन, ठीक है। और sp3 पे 4 बॉन्ड कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन का कनेक्टेड है, एक आगे चले तो CHO का कनेक्टेड है, और इधर आपके पास में 2 बेंजीन रिंग कनेक्टेड है ना, बेंजीन रिंग 2 कनेक्टेड है। तो ये एंगल वाइज अगर देखूं ये कैसी फॉर्म होनी चाहिए, अगर sp3 है तो कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रन होना चाहिए। और अगर टेट्राहेड्रन होना चाहिए तो एंगल कितने का होना चाहिए, 109 डिग्री का होना चाहिए, 109.28 का होना चाहिए। तो एक बात समझिए कि अगर एक छोटे एंगल पे बल्कि ग्रुप्स आपने लगा रखे हैं तो दैट बिकम अनस्टेबल स्ट्रक्चर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है बॉन्ड एंगल वाली चीज़ में ये चीज़, कि अगर आपके पास में सपोज करिए एंगल, अगर आपके पास में स्मॉल एंगल है कोई भी और यहाँ आपने 2 बल्कि चीज़ें लगा रखी हैं, तो वो दोनों चीज़ कैसे एग्जिस्ट करेंगी, नॉट पॉसिबल। तो ये अनस्टेबल रहते हैं। तो अगर सपोज करिए अपन इसका इनॉल बना लें, इनॉल कैसे बनेगा, 1 एटम 2 एटम 3rd एटम, 3rd से H की शिफ्टिंग इधर कर दीजिए, बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर, तो देखिए कंडीशन कैसे बनेगी, PHC PH, ये कौन बना, डबली बॉन्डेड, और ये हो चुका होगा C और ये हो चुका होगा OH, और यहाँ पे एक H पहले से कनेक्टेड है। तो ये जो दिखा ये कैसा दिखेगा, sp2 कार्बन। जो sp3 था वो चेंज हो गया sp2 में, और बॉन्ड एंगल कितने का आ जाएगा, 120 डिग्री का। तो सपोज करिए पहले 109 डिग्री पे 2 बल्कि ग्रुप कनेक्टेड थे और अब 120 डिग्री पर 2 बल्कि ग्रुप कनेक्टेड हैं, PH। तो खुद ऑब्जर्व करिए और बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन है। 120 डिग्री पे अगर 2 चीज़ें कनेक्टेड हैं बल्कि तो वो उनका रहना स्टेबल है, लेकिन अगर वही छोटे एंगल पे आ जाएंगी, 109 के एंगल पर आ जाएंगी, तो उनका कैसा हो जाएगा, मुश्किल। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म बनती है, ज़्यादा स्टेबल फॉर्म जो बनती है वो यही फॉर्म बनती है, ये फॉर्म आपकी ज़्यादा स्टेबल बनेगी। और अगर ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल बनेगी तो इनॉल का परसेंटेज यहाँ पर कैसे मिलेंगे आपको, ग्रेटर परसेंटेज, लगभग मान सकते हैं अपन 99% ये और 1% इसका कीटो फॉर्म। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कशन किए, जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हमारे बच गए थे, ये कुछ एग्जाम्पल्स और। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके रिगार्डिंग, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात कर लेते हैं, सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या रहता है। तो नेक्स्ट चीज़ बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। देखिए एक्चुअली में क्या है, सॉल्वेंट काम क्या कर रहे हैं, इनॉल तो गैसेस फॉर्म में भी बन सकता है, इनॉल उसकी लिक्विड फॉर्म होगी खुद की तब भी बनाया जा सकता है। जैसे कोई भी मान लीजिए आप एसीटोन है तो एसीटोन के 2 फॉर्म पॉसिबल हैं, एसीटोन लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है एज वेल एज उसको आप गैस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो इनॉल तो वो लिक्विड फॉर्म में भी बनाएगा और इनॉल तो वो गैस फॉर्म में भी बनाएगा, या फिर एसीटोन को अगर हम पानी में डिजोल्व करें इनॉल तो वो तब भी बनाएगा। तो डिफरेंट अगर हम सॉल्वेंट यूज़ कर लें, हम हेक्सेन यूज़ कर लेते हैं, सपोज करिए हेक्सेन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, टॉलुइन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये सारे अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर लें तो क्या फ़र्क है, वाटर का यूज़ कर लें तो क्या फ़र्क है, वाटर पोलर सॉल्वेंट में आ गया। अगर हम उसकी गैस फेज करें तो क्या फ़र्क है, अगर हम उसकी लिक्विड फेज यूज़ करें तो क्या फ़र्क है। तो एक बार वो चीज़ों को ज़रा ऑब्जर्व करते हैं, समझिए। जैसे कोई एग्जांपल लेके अगर हम बात करें, हमने एक एग्जांपल ये लिया था CH3 CW bonded O CH2 CW bonded O CH3, और ये ग्रुप हमने बोला था दिस इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, क्योंकि 2 साइड से कनेक्टेड है किससे, CW bonded O से। तो दिस ग्रुप इज नोन एज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो H का निकलना यहाँ से बहुत अच्छा रहता है, एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, बहुत अच्छे एसिडिक हाइड्रोजन रखता है। तो अगर हम इसका इनॉल परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज इनॉल अगर हम बात करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्वेंट कैसा रहेगा, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली एक बात समझाई थी आपको कि गैसियस फॉर्म में अगर याद करें थोड़ा सा परसेंटेज इसका 76% इसका इनॉल फॉर्म मिलता था और 24% इसका कीटो फॉर्म मिलता था। तो समझिए अगर हम बात करें गैस फेज में, कोई सॉल्वेंट नहीं लेते गैस फेज में, तो इसका इनॉल बनता है 92%, ठीक है। अगर हम ले लेते हैं हेक्सेन, समझिए अगर हम ले लेते हैं हेक्सेन, हेक्सेन क्या है अपने आप में, नॉन पोलर सॉल्वेंट।
कितना, लगभग 90%, 92, लगभग इतना ही। अगर हम इसकी लिक्विड फॉर्म यूज़ करते हैं तो आंसर है 76%, जो ऑलरेडी अपन डिस्कशन कर भी चुके हैं। जनरली यही फॉर्म पूछी भी जाती है। फिर अगर अपन बात करें CH3CN के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नेचर में कैसा आ गया, पोलर आ गया नेचर में, ठीक है। तो और ज़्यादा पोलर ले लेंगे तो परसेंटेज और कम हो जाएगा, 58% के समथिंग ये मिलेगा। और अगर अपन ले लेंगे वाटर पोलर तो है ही नेचर में, लेकिन पोलर के साथ साथ कैसा है, प्रोटिक भी है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक का मतलब हुआ जो पोलर भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है, मोर ओवर वहाँ एक हाइड्रोजन भी डोनेशन जा सकता है H+ के फॉर्म में। पोलर प्रोटिक, पोलर मतलब पोलर होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और प्रोटिक मतलब जो H को दे। यहाँ परसेंटेज हो गई लगभग कितनी, 15% के बराबर। एक ही फॉर्म है, एक ही कीटो फॉर्म है, उसी का इनॉल अगर हम देखें तो डिफरेंट सॉल्वेंट या डिफरेंट फेजेस में वो डिफरेंट रेशियो शो करता है। क्यों ऐसा, समझने की कोशिश करिए। अगर मैं इस कीटो का इनॉल बना लेता हूँ, सपोज करिए CH3C डबल बॉन्डेड O CH, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में जाके, OH में, और इससे आगे कनेक्टेड है CH3 आपके पास। बात एकदम क्लियर है। अब मेरी बात को समझना, अगर यहाँ पे आपने गैस फॉर्म लिया तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर का मतलब है विद इन द मॉलिक्यूल्स ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में होगी, किसी और की वजह से नहीं, ठीक है। अगर वो हम जैसे गैस फेज ले लेते हैं कोई भी, अब समझिए कि अगर हम उसकी लिक्विड फॉर्म ले लेते हैं, अगर यही एग्जांपल है हमारे पास में, और इसमें अगर हम क्या कर लेते हैं, कोई भी लिक्विड फॉर्म ले लेते हैं COH CH3, अगर हम इसी को लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड का मतलब है मॉलिक्यूल्स अभी भी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, मॉलिक्यूल बहुत पास हैं एक दूसरे के। लिक्विड का मतलब गैस में वो इवेपोरेट हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो यहाँ जो बॉन्डिंग है वो एक मॉलिक्यूल्स के बीच में और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में भी होगी, ज़रूर होगी। मतलब यहाँ जो बॉन्डिंग मिलेगी वो बॉन्डिंग कैसे मिलेगी, इंट्रामोलिकुलर तो मिल ही रही है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर के साथ साथ कौन सी मिलेगी, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग भी मिलने लगेगी। तो एक अंतर समझिए, क्या अंतर हुआ, अंतर ये हुआ, पहले कंडीशन ऐसी है जब वो सिर्फ अपने के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा है, तो जो इनॉल बनेगा वो हाईली स्टेबल बनेगा। जब वो अपने के साथ ही, समझिए ये OH ग्रुप बना, ये C डबल बॉन्डेड हो, इनके बीच में क्या हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है। तो ये मॉलिक्यूल वाइज अपने आप में बहुत स्टेबल बना ना, क्योंकि इसको किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो खुद को जो OH बन रहा है और जो साइड में डबल बॉन्डेड O है, वो आपस में ही बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके स्टेबल बनेंगे ना। फिर कंडीशन कैसे हुई, फिर कंडीशन ये हुई कि वो OH किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लग गया। तो अपने मॉलिक्यूल के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है ना। जैसे सपोज करिए, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये OH है, अगर ये किसी और के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लग गया तो अपने मॉलिक्यूल के साथ तो नहीं कर रहा है ना। अपने मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, इसकी मतलब इसका जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए थी वो उतनी तो नहीं होगी, कम हो जाएगी। अगर आपने वाटर ले लिया, अगर आपने यहाँ पर ले लिया वाटर, तो एक बात समझने की कोशिश करना कि ये जो H और O हैं, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, अपने वाले के साथ शो करेंगे। तो हम एक बात जानते हैं कि वाटर अपने आप में बहुत एक्सटेंसिव वे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो ये वाले जो ऑक्सीजन हैं, ये वाले ऑक्सीजन उस ऑक्सीजन की बजाय जो वाटर के पास होंगे उनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगेंगे, और ये जो हाइड्रोजन है ये वाटर का जो दूसरा वाला पार्ट आएगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगेंगे। मतलब कहने का, इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए थी उस मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब नहीं हो रही है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस पे तो वो लेस स्टेबल बना ना। स्टेबल बन क्यों रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गई उसके बीच की तो स्टेबिलिटी डाउन मतलब इनॉल परसेंटेज डाउन होगा।
तो अगर हम यहाँ पे वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं तो वाटर के एग्जांपल में तो फिर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो किसके साथ होने लगेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होने लगेगी, वाटर के साथ में होने लगेगी, और इसलिए उसकी इनॉल कंटेंट कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ आई होगी बात। तो ओवरऑल यहाँ तक हमारे पास में एक ये पूरा टॉटोमेरिज्म का पार्ट था। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। लेक्चर 1 लगभग आपका 35 मिनट का है, लेक्चर 2 आपका लगभग 45 मिनट का है, और ये लगभग 27-28 मिनट का ये लेक्चर है आपके पास में। तो ये पूरी ओवरऑल टॉटोमेरिज्म हुई। आई थिंक बहुत डिटेल में हमने कवर करी है, और आप इसको पढ़िए, सिंपली मेहनत करिए, चीज़ों में बेटर परफॉर्म करिए। कोई भी डाउट होता है ज़रूर पूछिए, और ख़ुद को हमेशा बेटर बनाते चलिए, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते ज़रूर रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, डू गुड, डू योर बेस्ट।